हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें और कॉमन जो सिलेबस है जीएस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीएस का या एसएसटी के कह सकते हैं, दोनों के ही प्रश्न होंगे जो कि आपके इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी एवं पॉलिटिकल साइंस के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए फ्रेंड्स, आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, आप देख रहे होंगे कि प्रश्न कह रहा है हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। तो फ्रेंड बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके कवि थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि नोट्स में भी आप देख रहे होंगे, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो फ्रेंड्स आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर होगा, ठीक है, भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने कब किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो 1175 ईस्वी में किया था मोहम्मद गोरी ने। भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन बी है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? मुल्तान पे आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का करमाथ, ठीक है, करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का क्या था? राज्य था। ठीक है, उस समय किसका? करमाथ जाति के जो मुस्लिम शासक थे उनका राज्य था। ठीक है, और किस जगह की बात है? मुल्तान। ठीक है, तो मुल्तान पे 1175 में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले बार आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ था। ठीक है, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चित्रकला का उसके काल में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसी के कारण उसके काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल। किसके? जहांगीर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए वो चित्रकला का स्वर्ण काल का था, ये वास्तुकला डिफरेंट है। देखिए ठीक है, डिफरेंट है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ये आपके शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, किससे? शाहजहां, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी कुछ इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल जो कि आगरा में है, लाल किला आपके दिल्ली में है, मोती मस्जिद आपके कहाँ है? आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली। मोती मस्जिद में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहीं आपके दिल्ली में चले जाते हैं या लखनऊ में, इसे वो मार देते हैं, लेकिन ये आगरा में। ठीक है, मोती मस्जिद, तो इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? बहुत इजी प्रश्न है। मोहम्मद बिन, ठीक है, तो ये 712 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 712। देखिए फ्रेंड, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। ठीक है, सिंध के राजा दाहिर थे, उन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 712। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? बहुत अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है। तो लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? देखिए मंदिरों से संबंधित प्रश्न जरूर आने हैं। ठीक है, तो मंदिर जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उन्हें जरूर से आप देख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न करें लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। इसे जजती केसरी ने बनवाया था। किसने? जजती केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनवाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से क्या है? 1400 साल क्या है? पुराने हैं। ठीक है, ये जो फैक्ट है इससे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नटराज की जो कांस्य मूर्ति, नटराज जानते हैं ना, नटराज,
वही उसी नटराज की बात हो रही है। तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है किस वंश से संबंधित है, तो यह आपके चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे? चोल वंश की, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए फ्रेंड, नटराज की कांस्य जो मूर्ति थी चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। ठीक है, यानी तांडव करते हुए क्या है? शिव है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चोल। चोल क्या है? चोल वंश की क्या है? ये आपकी जो नटराज की कांस्य मूर्ति है। ठीक है, किस वंश की? चोल वंश की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह आपके राष्ट्रकूट है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से आपका अमोघ वर्ष जो है संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, और ये अमोघ वर्ष था, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी था। कौन? अमोघ वर्ष। ये भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो अमोघ वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ। ठीक है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ठीक है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? तो ये आपके अकबर के समकालीन थी। किसके? अकबर के समकालीन थी आपकी ब्रिटेन की जो रानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, देखिए, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर की क्या थी? समकालीन थी। ये भी फैक्ट देखिए, एलिजाबेथ जो थी प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की क्या थी? रानी थी। कौन? एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? बहुत अच्छा प्रश्न। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपके अकबर के। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर। देखिए, वही दिया है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर क्या थे? अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है नोहकली झरना किस प्रदेश में है? नोहकली झरना किस प्रदेश में है? तो यह आपके मेघालय। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय में है। देखिए, नोहकली झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। कहाँ पर है? चेरापूंजी में। नोट कर लीजिएगा। यह 1115 फीट। ठीक है, 1115 फीट यानी 340 मीटर। ठीक है, क्या है? ऊंचा। 1115 फीट भी कर सकते हैं या 340 मीटर कर सकते हैं। ये ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 75 फीट है। किसकी? नोहकली झरना में। ठीक है, झरना जो कि मेघालय के चेरापूंजी में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, अब जियोग्राफी में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 10-10 से प्रश्नों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर इसमें 2 कह रहा है आपका जियोग्राफी का। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? देखिए, पेड़ नहीं है, किस बायोम में पेड़ नहीं है पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सिलेबस में है। ठीक है, संसार के प्राकृतिक प्रदेश जो हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसे जरूर से पढ़िएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा बायो में पेड़ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा। देखिए, टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक क्या होती है? शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है, यानी कि हैं बहुत थोड़े बहुत है। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि क्या है, यहाँ ये क्या है? ध्रुव के समीप है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित ये टुंड्रा क्षेत्र है और वहाँ की जलवायु क्या है? अत्यधिक शीत है। ठीक, इसी कारण वहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत कम है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, टुंड्रा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विशाल मैदानों की बात हो रही है भारत के, तो कथन आपको बताना है कौन सा सही है। देखते हैं, पहला क्या दिया है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। तीसरा कह रहा है कि खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा होगा? ए केवल 1 और 2, या बी केवल 2 और 3, या सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है, यानी कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है और क्या है? खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी आपका दूसरा नंबर आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप है। हिमालय के बहने वाली नदियों द्वारा यह यहाँ पर होगा। ठीक है, यह हो गया है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम
से हुई है? यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। तो ये प्रश्न नंबर 3 से जुड़ी जानकारी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो कि क्या है, थार मरुस्थल में स्थित है? तो यह आपके 60% है। कितना है? 60% जो क्षेत्रफल है आपके मरुस्थल में स्थित है राजस्थान का, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग, ठीक है, कितना आपका 2 लाख, ठीक है 2 लाख, ठीक है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितने में? 2 लाख। तो ये आपके प्रश्न नंबर 4 से जुड़ी जानकारी थी। ठीक है, अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर के पिघलने से, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ क्या होती है, कम होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपक्षरण। क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से क्या होते हैं, बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह आपका स्केर्री। ठीक है, क्या है? स्केर्री। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्केर्री छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लोसी स्टैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लोसी स्टैक भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डेम्पियर। ठीक है, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक रेखा है जिसका नाम है डेम्पियर होजेस, यह इन चारों में से किससे संबंधित है? तो यह देखते हैं, यह आपके सुंदरबन से संबंधित है। किससे? सुंदरबन से, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। ठीक है, कब खींचा गया था? 1829 से 30 ईस्वी में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? देखिए उत्तर पश्चिमी जो पवनें होती है उससे भारत में क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप भारत का मानसून पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आंसर जरूर से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है कि जो आपकी उत्तर पश्चिमी पवनें होती हैं, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी होते हुए जब आती हैं तो बंगाल की खाड़ी से क्या होती है, जैसे समुद्र होता है वहाँ से जो जल होता है वहाँ से वो ठीक है क्या होते हैं, नमी ग्रहण कर लेती हैं और जब ये आती हैं चेन्नई के पास में तो वहाँ पे ये क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है, शीतकालीन वर्षा करती हैं, यानी ठंडी में वर्षा करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन, ठीक है, ये कौन से पवन होते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर इसमें 9 कह रहा है, जियोग्राफी का प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, तो वो आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में नमक, इन चारों में से नमक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखिए भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध, ठीक है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक की कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। कब बनकर तैयार हुई थी यह परियोजना? 2005 में, ठीक है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। कौन सी बांध? अलमट्टी बांध, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। देखिए ये आपको पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न आ गया, तो ये पहला प्रश्न होगा पॉलिटिक्स से। तो देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में। देखते हैं इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 330, ठीक है। वह कौन सा अनुच्छेद है? 330 है। देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या है? आरक्षण दिया गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 330। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2 इसका पॉलिटिक्स का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो यह आपके पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। कौन सी खंडपीठ करती है? कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। वहाँ का जो न्याय क्षेत्र है, वहाँ का न्याय का कार्य जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता का हाईकोर्ट की न्याय खंडपीठ करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल हाईकोर्ट। क्या हो जाएगा? केरल हाईकोर्ट। देखिए केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोची में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1556 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1556 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो आपका कानून द्वारा संसद, ठीक है। कोई कानून पारित करके संसद के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी, कानून द्वारा संसद, ठीक है। देखते हैं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून द्वारा संसद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है। अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो वह आपका संशोधन था, ठीक है, आपका कौन सा? 69वां संशोधन था, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्व हुई, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 69वां संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो कितने जनसंख्या वाले राज्यों में? तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख। देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 20 लाख। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला दिया है आपका, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो ये सही है। दूसरा दिया है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा दिया है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए,
क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए में दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो राइट आंसर देखते हैं, आपका ए हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, तो आपका राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये राइट हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, तो यही दोनों केवल राइट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो तीसरा बयान सही है। ठीक है, वही दिया है तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो ये आपके राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, तो देखिए प्रश्न कह रहा है भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ठीक है, भारत की कुछ आधिकारिक भाषाएं दी हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। सिंधी और नेपाली, दूसरा दिया है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा दिया है बोडो और संथाली, चौथा दिया है संथाली और कोंकणी, पांचवा दिया है इसमें डोंगरी और मैथिली। देखिए नीचे क्या लिखता है, 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8 अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो कौन सी, आइए देख लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 5, यानी देखिए तीसरा और 5, तो बोडो और संथाली, डोंगरी और मैथिली। ठीक है, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में ठीक है शामिल किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 5 केवल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वही दिया है, आपकी जो सिंधी थी 1967 में ठीक है इसे जोड़ा गया था, और 1992 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली को, और 2003 में बोडो मैथिली संथाली और डोंगरी को। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लिखें आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी और जो आपके सेक्शन बच रहे हैं, जैसे आपके पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, उन सभी को मैं इंक्लूड करके बनाऊंगा। यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रश्न अच्छे थे और प्रश्नों का संख्या और बढ़ाया जाए, तो मैं आगे इससे ज़्यादा प्रश्नों को इंक्लूड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।